सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शंकर आईएएस की जो बुक है, यानी कि इन्वायरमेंट के जितने भी चैप्टर्स है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। आज का जो वीडियो है वो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पे है। उसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जो नहीं देखा हो तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखना, तो ही ये वीडियो समझ आएगा। ओके, सो ये जो वीडियो है वो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। सो लेट्स बिगिन। तो अब हम बात करने वाले हैं पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉफिक लेवल के बारे में। ओके, यानी कि जो ट्रॉफिक लेवल होता है, हमने पीछे के लेक्चर में जैसा पढ़ा। ओके, तो इसके अंदर जो पॉल्यूटेंट होता है, ओके, वो कैसे इंक्रीज होता है, वो कैसे एक ट्रॉफिक से दूसरे ट्रॉफिक में जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सो पॉल्यूटेंट्स स्पेशली नॉन डिग्रेडेबल वंस मूव थ्रू द वेरियस ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। यानी कि ये जो पॉल्यूटेंट्स होता है, यानी कि कचरा, वो नॉन डिग्रेडेबल होता है, यानी कि वो इजीली डिग्रेड नहीं हो सकता। जो मेटाबोलाइज होता है, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो नहीं हो सकती। नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स मीन मटेरियल विच कैनॉट बी मेटाबोलाइज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये मेटाबोलाइज नहीं हो सकता। ओके, इसलिए हम कहते हैं ना कि जो खाने की चीज़ होती है वो प्लास्टिक की थैली में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाहर हम वो चीज़ फेंकते हैं तो फिर गाय वगैरह आके वो खाती है और फिर मर जाती है, क्योंकि मेटाबोलाइज नहीं होता प्लास्टिक। ओके, स्मॉल कंसनट्रेशन ऑफ मटेरियल कॉज बिग इश्यू। यानी कि अगर छोटा सा भी कंसनट्रेशन बढ़ता है, ओके, प्लास्टिक का, कचरा का या पॉल्यूटेंट्स का, तो इसका एक बड़ा कॉसेज हो सकता है, एक बड़ा इश्यू हो सकता है। ओके, तो आगे हम अच्छे से पढ़ते हैं। अब आगे बात करें तो मूवमेंट ऑफ दिस पॉल्यूटेंट्स इन्वॉल्व्स टू मेन प्रोसेसेस। ओके, तो ये पॉल्यूटेंट्स जो बढ़ता है उसकी दो मेन प्रोसेस होती है। कैसे वो बढ़ता है? तो सबसे पहला है बायो एक्यूमुलेशन। ओके, तो बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है? इट रेफर्स टू हाउ पॉल्यूटेंट्स एंटर अ फूड चेन। कैसे एंटर होता है फूड चेन के अंदर। बायो एक्यूमुलेशन में होता क्या है? देखो यहाँ पे ये फिश है, ओके, उसके अंदर ये नीचे जो रेड लाइन है, ओके, तो वो क्या है? कचरा है। तो टाइम के साथ जैसे फिश बड़ी होती है वैसे क्या होता है? उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ओके, और पूरा जो कचरा होता है वो इन्फेक्ट कर देता है उसकी बॉडी पे। बायो एक्यूमुलेशंस, there is an increase in concentration of a pollutant from the environment to the first organism in a food chain। तो कैसे concentration बढ़ता है? ओके, बायो एक्यूमुलेशन की प्रोसेस से। फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, यानी कि इन्वायरमेंट में से कैसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में आता है एक फूड चेन के द्वारा। दिस प्रोसेस ऑकर्स थ्रू एक्सपोजर्स टू द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग एयर, वाटर, सॉइल एंड फूड। ओके, तो कैसे ऑकर करती है? थ्रू एक्सपोजर टू द इन्वायरमेंट। एयर से भी होता है, वाटर से भी होता है, सॉइल से भी होता है और फूड से भी होता है। एंड कैन लीड टू टॉक्सिक लेवल्स दैट पोज हेल्थ रिस्क एंड इम्पैक्ट द फूड चेन। तो इससे क्या होता है? हेल्थ रिस्क बढ़ जाती है और पूरी इम्पैक्ट होती है किस पे? फूड चेन पे। तो देखो अब बात करते हैं बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। पीछे हमने बात की बायो एक्यूमुलेशन के बारे में। ओके, दोनों चीज़ें सेम है अबाउट पॉल्यूटेंट्स, लेकिन थोड़ा खासा डिफरेंस है, तो वो अब हम समझते हैं। तो बायो मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिवली हायर लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। तो होता क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है टॉक्सिक सब्सटेंस का, ओके, तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर हायर लेवल तक बढ़ता है। यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, उसके बाद तीसरे, चौथे, इस तरह। ओके, दिस प्रोसेस अकर्स बिकॉज ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम प्रे दैट हैज़ ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स। अब प्रे क्या होता है? मान लो माइस है, यानी कि एक रैट है, उसे खाएगा कौन? तो हॉक खाएगा। ओके, तो माइस के अंदर अगर पॉल्यूटेंट है तो वो किस में जाएगा? हॉक में भी जाएगा, यानी कि ईगल में भी जाएगा। ओके, तो उसे कहते हैं प्रे that has already accumulated toxins leading to the buildup of chemical like mercury, pesticides and heavy metals in their tissue। यानी कि उसके टिश्यू में क्या जमा वगैरह हो जाएगा, तो ये सारे जहरीले जो पदार्थ है वो उसके बॉडी में चले जाएंगे। Consequently, top predator at the end of the food chain have the highest concentration and are most at risk for severe health effect। यानी कि होता क्या है कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल में जो भी है, ओके, टॉप कार्निवोर, तो उसके अंदर क्या होगा कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि
उसके चेन में जितने भी ऑर्गेनिज्म आए सबके अंदर टॉक्सिन है, ओके, सबके अंदर जहर भरा है। तो लास्ट में जो खाएगा उसकी, वो लास्ट में जो खाएगा यानी कि टॉप कार्निवोर जो खाएगा, तो उसमें कितना हाईएस्ट लेवल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ओके। तो बस वही है, यहाँ पे देखो एक डायग्राम है, उसमें लिखा है कि ये वाटर है, ओके, उसके अंदर जू प्लैंकटन है एक। तो जू प्लैंकटन क्या करता है, खाया जाता है किसके द्वारा, तो स्मॉल फिश उसे खाती है, फिर स्मॉल फिश को कौन खाएगा, तो लार्ज खाएगी, और ये लार्ज फिश को कौन खाएगा, तो ये बर्ड खाएगा। तो क्या होता है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी यानी कि बायोमैग्निफिकेशन, तो इंक्रीज होता जाएगा ये, ओके। तो बस यही है बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। अब जैसे मैंने पीछे कहा तो वैसा यहाँ पे एक डिफरेंस समझता है। बायो एक्यूमुलेशन इज द बिल्डअप ऑफ ए टॉक्सिन विथ इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर इट्स लाइफ टाइम, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जो टॉक्सिक है, वो जहर जो है वो बढ़ते रहना उसकी लाइफ टाइम में, ओके। वाइल बायो मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ दैट टॉक्सिन एज इट मूव्स अप द फूड चेन थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाना, ओके। तो ये समझ गए आप, मैंने ऑलरेडी पीछे समझा ही दिया आपको। तो बस यही था दोनों के बीच में डिफरेंस। यहाँ पे एक डायग्राम है, ओके। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है, यहाँ पे बायो मैग्निफिकेशन है, यहाँ पे बायो एक्यूमुलेशन है, यानी कि यहाँ पे मान लो कि एक फिश है, ओके, तो उसकी पूरी जो लाइफ साइकिल होगी उसके अंदर ये बायो एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे इस तरह बढ़ेगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सो लेट्स मूव अदर टॉपिक। अब बात करते हैं बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में। सो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द अर्थ आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर इन वन वे और अदर, यानी कि ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, ओके, किसी भी तरह से। तो द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स इज फंडामेंटल फॉर इट्स सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम एज अ होल, यानी कि जो इंटरेक्शन है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में वो फंडामेंटल है, वो इम्पोर्टेंट है, उसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। आगे बात करें तो बायोटिक इंटरेक्शन आर द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद इन एन इकोसिस्टम इन्फ्लुएंसिंग देयर सर्वाइवल, पॉपुलेशन साइज एंड इवोल्यूशन, ओके। दिस इंटरेक्शन कैन बी इंट्रास्पेसिफिक यानी कि विद इन द सेम स्पीसीज और इंटरस्पेसिफिक बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। तो ये जो रिलेशनशिप है वो तो या दो ही ये जो रिलेशनशिप है या फिर वो तो दो ऑर्गेनिज्म के बीच ही हो सकता है, यानी कि दोनों सेम कम्युनिटी के हो या फिर डिफरेंट कम्युनिटी के हो, तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे अब बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बायोटिक तो आपको समझ आ गया होगा, ओके, यानी कि लिविंग थिंग्स। तो उनके बीच का इंटरेक्शन क्या है, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, तो वो सब चीज़ें अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप लिखे हैं, तो वो है म्यूचुअलिज्म, कॉमेंजालिज्म, एमेंजालिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म। तो मैं कुछ आपको समझाता हूँ, बाकी तो आप इजीली समझ आएगा, क्योंकि उतना हार्ड वर्किंग है नहीं, काफ़ी इजी है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी ये टॉपिक, क्योंकि एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार आ चुका है। तो स्पीसीज 1 और यहाँ पे है स्पीसीज 2। तो म्यूचुअलिज्म में क्या है कि दोनों को क्या होता है, यहाँ पे लिखा है देखो प्लस है, यानी कि दोनों को बेनिफिट होता है, ओके, यानी कि दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो दोनों को बेनिफिट होता है। कॉमेंसालिज्म में क्या है कि यहाँ पे ज़ीरो है, यानी कि एक को बेनिफिट होता है, लेकिन ज़ीरो पे क्या है, नाइदर बेनिफिट नॉट हार्म, यानी कि बेनिफिट भी नहीं हुआ और कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, ओके। फिर एमेंसालिज्म में क्या है कि माइनस और ज़ीरो, तो यहाँ पे माइनस यानी कि ये हार्म होता है, और ज़ीरो पे क्या है, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। तो आगे हम समझते हैं, देखो म्यूचुअलिज्म में क्या है, बोथ स्पीसीज बेनिफिट, यानी कि यहाँ पे रिलेशनशिप दिखा है एक फ्लावर और एक बटरफ्लाई के बीच में। यानी कि देखो बटरफ्लाई जो है उसको क्या मिलेगा फ्लावर से, तो खाना मिलेगा, सिंपल, ओके। और ये जो फ्लावर है उसे क्या मिलेगा, तो सिंपल, इसके ऊपर जो पोलेन लगे हुए हैं, ओके, यहाँ पे मान लो सिंपल भाषा में कहूँ तो उनके बीज लगे हुए हैं, ओके। तो वहाँ से क्या होगा, बटरफ्लाई उसको अपने साथ ले जाएगी और कहीं और फ्लावर पे रखेगी, तो क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग होगी।
तो वहीं भी जहाँ पे बटरफ्लाई जाके बैठेगा वहाँ भी फ्लावर आएंगे। तो ये हुआ एक रिलेशनशिप, उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म, यानी कि दोनों को बेनिफिट हुआ। फिर कॉमेंसालिज्म में क्या है, देखो, वन स्पीसीज बेनिफिट्स द अदर इज अनअफेक्टेड। तो इसमें क्या है, देखो, ट्री फ्रॉग्स यूज प्लांट एज प्रोटेक्शन, यानी कि फ्रॉग पता है ना कि कैसे छुपता है पेड़ पौधे के पीछे वगैरह। तो इसमें फ्रॉग का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, लेकिन लीफ, ये जो लीफ है या लीव्स है या फिर कोई प्लांट है, तो उसे ना ही कुछ नुकसान हुआ और ना ही कुछ बेनिफिट हुआ। फिर यहाँ पे बात करते हैं कैटल इग्रेट्स इट द इंसेक्ट्स स्टर्ड अप द कैटल व्हेन दे आर ग्रेजिंग, यानी कि यहाँ पे आपने कभी कभी देखा होगा कि ये जो बफेलो होती है या फिर काऊ होती है या फिर हॉर्स मान लो, तो उनके ऊपर क्या होता है, ये सारे पंछी वगैरह के बैठते हैं। तो इन उसमें क्या होता है कि इन्हें क्या फ़ायदा होता है कि जब ग्रेजिंग करते हैं ना, तब क्या होता है कि छोटे मोटे जो इंसेक्ट होते हैं वो बाहर आता है, तो इनको फ़ायदा होता है, बाद में ये नीचे उतर के खा लेते हैं, लेकिन इनको कुछ फ़ायदा नहीं होता बफेलो या एनिमल को, ओके, ना ही कुछ नुकसान होता है। फिर वैसे ही यहाँ पे देखो, ये टाइगर है, ओके, यानी कि टॉप कार्निवोर है। तो वो क्या करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसको मार देता है और उसको खाता है। ये पीछे सेकेंडरी कंज्यूमर है, ओके, यानी कि कार्निवोर ये भी है। तो वो क्या करेगा, छुप के बैठेगा और ये जब खा लेगा इतना, फिर जो रिमेन्स होगा, ओके, तो वो जाके वो खा लेगा। तो इससे ना ही शेर को कोई नुकसान है ना ही कुछ बेनिफिट है। तो इसको कहते हैं कॉमेंसालिज्म, ओके। फिर एमेंसालिज्म क्या होता है, देखो, वन ऑर्गेनिज्म इन इज हार्म वाइल द अदर इज अनअफेक्टेड। तो एक हार्म होता है और एक अनइफेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो, ब्लैक वॉलनट ट्रीज एंड नियर बी प्लांट्स, ब्लैक वॉलनट ट्रीज रिलीज जुगलोन इनटू द सॉइल इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ नियर बी प्लांट्स, यानी कि ये बहुत बड़ा ट्री है, उसके मूल कहाँ तक, उसके रूट जो है वो बहुत नीचे तक जाएंगे, और उससे क्या होगा, जो आजू बाजू वाले छोटे छोटे प्लांट होंगे वो ग्रो करने का ट्राई करेंगे लेकिन नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके रूट्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि वन ऑर्गेनिज्म हार्म, यानी कि इसको हार्म हुआ, वाइल द अदर इज अनअफेक्टेड। तो ये क्या हुआ, अनअफेक्टेड है, यानी कि इसको क्या हुआ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सेम ये भी एक है बैक्टीरिया वाला एग्जाम्पल, ओके, और सेम ये भी है एलिफेंट एंड स्मॉल बोरिंग एनिमल वाला एग्जाम्पल। यानी कि इसमें सिंपल क्या होता है, एलिफेंट जो होता है वो डिस्टर्ब करता है नेस्ट को और हार्म करता है बोरिंग एनिमल को, यानी कि छोटे छोटे चूहे वगैरह होता है वो ज़मीन के नीचे रहता है, ओके। तो हाथी जब चलता हुआ आता है तब क्या होता है, घर बर सब टूट जाता है, तो इसको हार्म होता है छोटे चूहे को, जबकि एलिफेंट को कुछ हार्म वगैरह होता नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड है। फिर कंपटीशन में क्या होता है, देखो, बोथ स्पीसीज आर हार्म, दोनों स्पीसीज को हार्म होता है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो, कंपटीशन के अंदर यानी कि दोनों को हार्म होता है। तो बोथ स्पीसीज आर हार्म, प्लांट कॉम्पिटिंग फॉर लाइट एंड वाटर एंड एनिमल्स कॉम्पिटिंग फॉर फूड और टेरिटरी, यानी कि यहाँ पे देखो एक पिक मैंने रखा है, यानी कि ये मान लो कि एक छोटा सा पेड़ पौधा है, तो उसको ना ही सनलाइट मिल रही है और ना ही क्या मिल रहा है, वाटर, तो ये ग्रो नहीं कर पा रहा, ओके। तो ये ग्रो नहीं करेगा तो जो हर्बीवोर होगी वो इसे खा नहीं पाएंगे, तो हर्बीवोर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूं ही मर जाएंगे। तो उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, इन एनिमल पे आएगा, यानी कि एनिमल्स कॉम्पिटिंग फॉर फूड और टेरिटरी, यानी कि इनके पास कुछ फूड ही नहीं बचेगा, फिर सारे हर्बीवोर होगे मर जाएंगे, तो ये खाएंगे क्या, तो इनके पास ना ही बाद में टेरिटरी बचेगी क्योंकि प्लांट तो है ही नहीं, और ना ही खाना बचेगा। तो इसको कहते हैं कॉम्पिटिशन। तो प्रीडेशन आप खुद सर्च कर सकते हो, पैरासिटिज्म आप खुद सर्च कर सकते हो, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, एग्जाम्पल चाहे उतने बना सकते हो आप, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे रखे थे। तो एग्जाम में तो जस्ट इतना ही आएगा, ये पूरा टेबल ही पूछेगा कि किसको हार्म होता है, किसको बेनिफिट होता है और किस टाइप में होता है। तो सिंपल वही चीज़ है। अब आगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें तो वो है बायोजियो केमिकल साइकिल, ओके। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस as element and compounds make up 97% of the mass of our bodies, okay। तो इतने कंपाउंड से बॉडी बनी हुई होती है, एंड आर मोर देन 95% ऑफ द मास ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसका 95% यही एलिमेंट से बना हुआ होता है। इन एडिशन टू दिस about 15 to 25 other elements are needed in some form for a survival,
एंड गुड हेल्थ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि 15 और 25 इतने और कुछ एलिमेंट होते हैं जो ज़रूरी है गुड हेल्थ एंड गुड सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिखे है, यहाँ पे एक डायग्राम रखा है जो आप देख सकते हो। अब आगे बात करें, सो दिस एलिमेंट्स और मिनरल्स nutrients are always in a circulation, moving from non-living to living and then back to the non-living components of the ecosystem in a more or less circular fashion। यानी कि ये जो एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, नॉन लिविंग में से लिविंग में आएंगे, फिर वापस लिविंग में से नॉन लिविंग में जाएंगे। द सर्कुलर फैशन इज नॉन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो इसे कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायो फॉर लिविंग और जियो फॉर एटमोस्फियर। ओके, बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग, तो वो लिविंग के लिए हुआ, और जियो यानी कि जियो साइकिल क्या हुआ, फॉर द एटमोस्फियर। तो देखो अब बात करते हैं ये बायो जियो केमिकल साइकिल का एक डायग्राम है उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे है सनलाइट। तो सनलाइट क्या कर रही है, पेनेट्रेट कर रही है, उसकी रेस किसके ऊपर, ये ट्री के ऊपर। ट्री क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, उससे क्या होगा, O2 जनरेट होगा। अब O2 इनहेल कौन करेगा, तो ये काऊ है वो O2 इनहेल करेगी। ओके, अब काऊ जब मर जाएगी तब क्या होगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा उसका। तो डिकम्पोजिंग के टाइम पे क्या होगा, हीट भी जनरेट होगी। ये क्या था, हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ा। ओके, अब डिकम्पोजिंग होगा तब क्या होगा, सॉइल जो होगी वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी, ह्यूमस वगैरह डेवलप होगे। और साथ में ये ट्री जो है वो क्या करेगा कि नीचे उसके रूट जाएगी, तो वहाँ से रॉक कंटेनिंग वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि ये सब रॉक्स है, वहाँ से वाटर और मिनरल्स अपनी तरफ खींचेगी। साथ में ये न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है वो भी अपनी तरफ खींचेगी। तो उससे प्रोड्यूस क्या होगी, और ट्रीज वगैरह प्रोड्यूस होगी। तो ऐसे पूरी साइकिल जो है वो नॉन एयर के द्वारा, यानी कि नॉन एयर जो है वो नॉन लिविंग है, हमने पीछे पढ़ा अबायोटिक फैक्टर में। ओके, तो नॉन लिविंग से लिविंग में जाएगी, वापस लिविंग से नॉन लिविंग, तो ऐसी पूरी साइकिल जो है वो चलती रहेगी। अब आगे बात करें तो वो है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के बारे में। सो न्यूट्रिएंट मूव फ्रॉम द फिजिकल इन्वायरमेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अगेन बैक टू द फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि एक इन्वायरमेंट में से वापस आएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और न्यूट्रिएंट जो होंगे वो वापस चले जाएगी फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर। दिस मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट इनटू द प्लांट एंड एनिमल्स एंड अगेन बैक टू द इन्वायरमेंट इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड इट इज़ वाइटल फंक्शन ऑफ द इकोलॉजी फॉर एनी रीजन। तो ये एक महत्वपूर्ण फंक्शन है, वाइटल यानी कि इम्पोर्टेंट, इन एनी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट टू मेंटेन इट्स ऑर्गेनिजम्स इन ए सस्टेन मैनर। द न्यूट्रिएंट साइकिल मस्ट बी केप्ट बैलेंस एंड स्टेबल। ओके, यानी कि कोई भी रीजन में अगर मेंटेन रखना हो ऑर्गेनिज्म को, तो ये जो साइकिल है, ओके, न्यूट्रिएंट साइकिल है, उसे बैलेंस रहना होगा या फिर स्टेबल रहना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर द कार्बन न्यूट्रिएंट साइकिल एंड नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट साइकिल्स जो है वो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल्स में। बोथ दिस साइकिल्स मेक अप एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ओवरऑल सॉइल न्यूट्रिएंट साइकिल, यानी कि ये सॉइल न्यूट्रिएंट साइकिल से जुड़ी हुई है, जो हम आगे अच्छे से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल का एक डायग्राम है, तो उसके बारे में हम बात करें तो देखो यहाँ पे एक बड़ा ट्री है, उसकी क्या होगी, डेड लीव्स एंड अदर प्लांट एंड एनिमल मैटर, यानी कि उसके डेड लीव्स है वो नीचे गिरेगी। साथ में अदर प्लांट एंड एनिमल मैटर होगा, यानी कि जब मर जाएगी तब उसका मैटर वगैरह होगा वो भी डिकम्पोज होगा। तो वो सब क्या होगा, डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। तो ये ऑर्गेनिक मैटर जितने भी होंगे उसको कौन ब्रेक डाउन करेगा, तो डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया है वो करेंगे। यहाँ पे नीचे रॉकी सब सॉइल है। ओके, तो इसके बाद डिकम्पोजिंग होने के बाद क्या होगा, मिनरल एंड अदर न्यूट्रिएंट रिलीज इनटू सॉइल। तो सारे मिनरल्स वगैरह यहाँ पे रिलीज हो गए। ओके, और यहाँ पे रॉक्स जो होगा वो ब्रोकन डाउन होगा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो आप रूट्स कितने नीचे जा रहे हैं, तो ये भी ब्रोक डाउन होगा, तो वहाँ से भी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल निकलेगी। ओके, और क्या होगा, वाटर एंड एयर पेनेट्रेट सॉइल, यानी कि वाटर भी आ रहा है एयर भी आ रहा है, जो कि वो दोनों पेनेट्रेट करेंगे सॉइल को, और वापस क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ होगा। तो यह है न्यूट्रिएंट साइकिल, कैसे न्यूट्रिएंट्स पूरी घूमती रहती है यहाँ पे, तो उसके बारे में था। सो देखो आगे बात करें तो बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड अ न्यूट्रिएंट साइकिल इज रेफर्ड टू एस परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल। तो न्यूट्रिएंट साइकिल जो है का तो उससे परफेक्ट कहा जाएगा या फिर इम्परफेक्ट साइकिल कहा जाएगा। ऐसा क्यों, तो आगे हम समझते हैं।
सो ए परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल इज वन इन विच न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज, यानी कि जितना फास्ट जो न्यूट्रिएंट होता है उसका फास्ट जितना रिप्लेसमेंट हो, ओके, यानी कि फास्ट वो यूटिलाइज हो, तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। जितना जल्दी हो सके उतना रिप्लेस होके यूटिलाइज होना। मोस्ट गैसेस साइकिल्स आर जनरली कंसिडर्ड एज परफेक्ट साइकिल। जितने भी गैसेस साइकिल्स है उसे परफेक्ट हम कहेंगे, वो अब हम आगे समझते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट सेडिमेंट्री साइकिल आर कंसिडर्ड रिलेटिवली इम्परफेक्ट एज सम न्यूट्रिएंट्स आर लोस्ट फ्रॉम द साइकिल। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो लोस्ट हो जाते हैं, ओके, सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर, एंड फ्रॉम द साइकिल एंड गेट लॉक इनटू सेडिमेंट्स। कहाँ पे? तो सेडिमेंट्स के अंदर लॉक हो जाएगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो सॉइल्स वगैरह होती है, वो मिट्टी जो होती है वो हार्ड होती है काफ़ी ज़्यादा, एंड सो बिकम अनअवेलेबल फॉर इमीडिएट साइकिलिंग, यानी कि साइकिल होता है लेकिन इमीडिएट पीरियड पे नहीं होता, काफ़ी टाइम लगता है, तो इसे कहते हैं इम्परफेक्ट साइकिल। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिजर्वियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइकिल, नेमली गैसियस एंड सेडिमेंट्री साइकिल, ओके। तो नेचर ऑफ रिजर्वियर की बात करें तो दो प्रकार की साइकिल होती है जो हम आगे अब अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे दो साइकिल की हम बात करें तो एक है गैसियस साइकिल और दूसरी है सेडिमेंट्री साइकिल। तो गैसियस साइकिल के अंदर क्या है? वेयर द रिजर्वॉयर इज द एटमोस्फियर और द हाइड्रोस्फियर, यानी कि रिजर्वॉयर है या तो फिर वो एटमोस्फियर हो सकता है या फिर हाइड्रोस्फियर हो सकता है। जबकि सेडिमेंट्री साइकिल में कैसा है? वेयर द रिजर्वॉयर इज द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट होगा सेडिमेंट्री साइकिल में। अब गैसेस साइकिल की बात करें, लेट अस फर्स्ट स्टडी सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस साइकिल, नेमली वाटर, कार्बन और नाइट्रोजन। तो ये तीनों जो है वो गैसेस साइकिल है। सबसे पहले बात करें वाटर साइकिल की, सो साइक्लिंग ऑफ ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन वाटर, ओके, यानी कि जितने भी अदर न्यूट्रिएंट्स है वो भी डिपेंड किस पे करते हैं? वाटर पे, एज इट प्रोवाइड्स दैट ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर के थ्रू ड्यूरिंग द वेरियस स्टेप्स। इट एक्ट एज ए सॉल्वेंट मीडियम, यानी सॉल्वेंट यानी कि धुल जाना पानी में, ओके, वही चीज़, फॉर देयर अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय ऑर्गेनिजम्स। तो पहला पॉइंट क्लियर। द हाइड्रोलॉजिक साइकिल इज द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द अर्थ एटमोस्फियर सिस्टम विच इज ड्राइवन बाय सोलर एनर्जी। तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो है वो एक कंटिन्यूअस क्या है? सर्कुलेशन है वाटर का, किसमें? तो अर्थ के एटमोस्फेयर में। आखिर पानी आता कहाँ से है? तो वो आसमान से ही आएगा ना, विच इज़ ड्राइवन बाय सोलर एनर्जी। तो सब कुछ जो एनर्जी होती है यानी कि सन की एनर्जी होती है वो सब करती है। वाटर ऑन आवर प्लैनेट इज स्टोर्ड इन मेजर रिजर्वॉयर, लाइक एटमोस्फेयर के अंदर है, ओशंस के अंदर है, लेक्स के अंदर है, रिवर्स, सॉइल्स, ग्लेशियर्स, स्नोफील्ड्स एंड ग्राउंड वाटर। तो इतनी सारी जगह में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। वाटर मूव्स फ्रॉम द वन रिजर्वॉयर टू अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, डिपोजिशन, रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन एंड ग्राउंड वाटर फ्लो। तो इतने तरीक़ों से जो वाटर होता है वो मूव करता है फ्रॉम वन रिजर्वोयर टू अनदर। तो इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई वाटर साइकिल में कि कैसे वाटर साइकिल में इतना ही समझना है कि पानी कैसे मूव होता है वगैरह, ओके, कितनी जगह मूव होता है, कौन से रिजर्वोयर में जाता है, वो सब चीज़ें हैं। तो देखो डायग्राम थ्रू हम समझते हैं अब अच्छे से। तो सबसे पहले तो ये एक रिवर है, ओके, रिवर मान लो, रिवर का ये फोटो है तो उसका ही एग्जाम्पल देता है। तो ये रिवर है एक, ओके, यहाँ पे सब स्ट्रीम्स वगैरह है। तो सबसे पहले यहाँ पे पानी है जो कि क्या होगा? इवापोरेशन होगा पानी का। पानी गर्म होगा तो क्या होगा? इवापोरेशन होगा। पानी एज अ गैसेस के फॉर्म में ऊपर की तरफ जाएगा। फिर क्या प्रोसेस होगी? कंडेंसेशन होगा, यानी कि जो पानी ऊपर आया एज अ गैसेस के फॉर्म में वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। फिर क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा, यानी कि पानी बन चुका अब वो बारिश के फॉर्म में नीचे गिरेगा और वापस यहाँ पे कलेक्शन होगा पानी का। तो ये पूरी साइकिल जो है ऐसे चलती रहती है, तो इसको कहते हैं वाटर साइकिल। यहाँ पे और एक डायग्राम मैंने रखा है, मीन्स कि यहाँ पे देखो इवापोरेशन हो रहा है, ओके, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा और पानी वापस यहाँ से यहाँ आएगा, और यहाँ पे साथ में ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है थ्रू और ट्रीज। तो ये भी एक सेकेंड डायग्राम है। तो देखो अब हम यहाँ पे समझते हैं द कार्बन साइकिल को, ओके। वाटर साइकिल हुआ ख़त्म, अब कार्बन साइकिल।
So carbon is a minor constituent of the atmosphere as compared to oxygen and nitrogen. However, without CO2, life could not exist. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा तो भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी. ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो भी दिक्कत है, लेकिन कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है. बिकॉज इट इज़ वाइटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स. हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वाटर और CO2 चाहिए प्लांट को, तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगा. सो कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है कौन से फॉर्म में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में. कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ कार्बन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिज्म. तो ये एक्सचेंज होता रहता है किसके बीच में, तो एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिजम्स के बीच में. कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मूव्स टू ग्रीन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हमने पढ़ा, एंड देन टू एनिमल्स. तो एनिमल्स में कैसे जाएगा, तो रेस्पिरेशन से जाएगा. बाय प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इट रिटर्न बैक टू एटमॉस्फेयर. इट इज़ यूजुअली अ शॉर्ट टर्म साइकिल. तो ये शॉर्ट टर्म साइकिल है, यानी कि रेस्पिरेशन से कैसे ऑर्गेनिजम्स में जाएगा, ओके. और क्या होगा उसके बाद, तो डिकम्पोजिशन होगा. तो डिकम्पोजिशन यानी कि जब एनिमल मर जाएगा तब क्या होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर उस पर लगेंगे और बाद में CO2 क्या होगा, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर में से CO2 जो होगा वो रिलीज होगा एटमॉस्फेयर के अंदर. तो सिंपल ये प्रोसेस है कि प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड देन टू एनिमल. तो रेस्पिरेशन से तू अंदर भी जाएगा बाहर भी आएगा, ओके, जो CO2 होगा वो, और वापस जब एनिमल मरेगा तब डिकम्पोजिशन से वापस एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा. तो ये सिंपल साइकिल है. तो यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम रखा है कार्बन साइकिल पे, तो उसे देखते हैं. यहाँ पे सनलाइट है सबसे पहले, यहाँ पे एक अच्छा खासा प्लांट दिया है, तो वो क्या करेगा, CO2 जो है वो अपनी तरफ खींचेगा, ओके, और बाद में O2 रिलीज़ करता है. अब CO2 आएगा कहाँ से, तो देखो यहाँ पे नीचे एनिमल है तो वो भी CO2 देगा प्लांट को. फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन है, वहाँ से भी CO2 आएगा. फिर यहाँ पे क्या है, ऑटो एंड फैक्ट्रीज वगैरह है, तो वहाँ से भी CO2 आएगा. नीचे यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक एंड वेस्ट प्रोडक्ट है, वहाँ से भी CO2 निकलेगा. नीचे फॉसिल्स एंड फॉसिल फ्यूल है, वहाँ से भी CO2 निकलेगा. तो सब कुछ यहाँ पे प्लांट जो होगा वो कन्वर्ट करेगा, पूरा CO2 लेके O2 वापस रिलीज करेगा. तो ये पूरी कार्बन साइकिल है. तो ऐसे कार्बन साइकिल पूरी चलती है. सम कार्बन ऑल्सो एंटर्स अ लॉन्ग टर्म साइकिल, यानी कि कुछ कार्बन ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत टाइम लगता है, लॉन्ग टर्म लगता है साइकिलिंग होने में. वो एक्यूमुलेट्स कहाँ पे होते हैं, तो एक्यूमुलेट्स किस फॉर्म में होते हैं, सबसे पहले तो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर की तरह. कहाँ पे होता है, तो पीटी लेयर ऑफ मार्शी सॉइल, तो उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं. और एज इनसॉल्युबल कार्बोनेट इन बॉटम सेडिमेंट ऑफ एक्वेटिक सिस्टम विच टेक अ लॉन्ग टाइम टू बी रिलीज. यानी कि एक्वेटिक सिस्टम होती है, ओके, पानी के अंदर, तो उसमें भी कार्बन को रिलीज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. इन डीप ओशंस सच कार्बन कैन रिमेन बरीड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर. तो डीप ओशन जहाँ पे होता है, गहराई में, कार्बन ना बहुत मात्रा में होता है वहाँ पे. ये पूरा एक जियोग्राफी का टॉपिक है, आप जियोग्राफी के लेक्चर्स में कभी सुने होंगे या आगे सुनोगे. तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा कार्बन होता है, तो सालों साल तक वहीं पे रहता है. जियोलॉजिकल मूवमेंट में लिफ्ट दिस रॉक्स अबव सी लेवल. यानी कि कभी जियोलॉजिकल मूवमेंट होती है, ओके, यानी कि लाइक अर्थक्वेक आना पानी के अंदर, तो उसमें क्या होगा, उस टाइम पे ये जो सारे रॉक्स होंगे वो क्या होंगे, अपलिफ्ट होंगे, और वहाँ से क्या होगा, कार्बन रिलीज होगा. दिस रॉक्स में बी एक्सपोज टू इरोजन रिलीजिंग देयर कार्बन डाइऑक्साइड. तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा. कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स इन टू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. तो वहाँ से क्या होगा कि सारे जो कार्बन स्टोर था वो रिलीज हो जाएगा वापस. अभी कार्बन कैसा आया पानी में, ये पूरा जियोग्राफी का एक टॉपिक है पूरा, ओके, तो वहीं से थोड़ा समझना पड़ेगा आपको. सो फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस एसेट्रा आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है डेट वर buried before they could be decomposed and were subsequently transformed by time and geological process into fossil fuels. यानी कि ये जब डिकम्पोज होते हैं, ओके, उसके बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ट्रांसफॉर्म होने में एज अ फॉसिल फ्यूल्स के अंदर. व्हेन दे आर बर्न, जब इन्हें जलाया जाता है,
द कार्बन स्टोर्ड इन देम इज रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जब इन्हें जलाया जाता है तब क्या होता है कि जो कार्बन स्टोर होता है उनके अंदर वो वापस एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। सो अब बात करें द नाइट्रोजन साइकिल की। सो द नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन एंड इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग टिश्यू। तो सबसे पहले तो ये एक एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है किसका, तो प्रोटीन का, और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर ऑल लिविंग टिश्यू। इट कंस्टिट्यूट नियरली 60% बाई वेट ऑफ ऑल प्रोटीन। तो ये कंस्टिट्यूट कितना करता है, 60% करता है। ओके, देयर इज एन इनएग्जॉस्टेबल सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर बट द एलिमेंटल फॉर्म कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है ओके एटमोसफियर के अंदर, लेकिन इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। सबसे पहले नाइट्रोजन को क्या होना पड़ेगा, उससे फिक्स होना पड़ेगा। सो नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स, दैट इज कन्वर्टेड टू एमोनिया, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बिफोर इट कैन बी टेकन अप बाय प्लांट। यानी कि इससे कन्वर्ट होना पड़ेगा नाइट्रोजन को, किसमें, तो एमोनिया के अंदर या फिर नाइट्राइट्स के अंदर, या फिर उसे नाइट्रेट्स भी कहा जाता है। ओके, तब उसके बाद क्या होगा, प्लांट इसे ले सकेंगे। सो इट कैन बी टेकन अप बाय प्लांट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज अकम्प्लिश इन 3 डिफरेंट वे। तो 3 वे है। ओके, सबसे पहला है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, यानी कि बैक्टीरिया है एंड ब्लू ग्रीन अलगाई है। सेकेंड है बाय मैन यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक फर्टिलाइजर एंड फैक्ट्री। और थर्ड है टू ए लिमिटेड एक्सटेंट बाय एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन सच एज थंडर एंड लाइटनिंग। तो ये 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ों के द्वारा नाइट्रोजन जो है वो फिक्सेशन होता है ऑन अर्थ। सो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू एमोनियम आयंस। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में फिक्स करते हैं, किसके अंदर, तो एमोनियम आयंस के अंदर। इंक्लूड फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए है, एरोबिक एजोटोबैक्टर एंड एनएरोबिक क्लोस्ट्रीडियम। तो ये उसके एग्जाम्पल है जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। एंड सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लिविंग इन एसोसिएशन विथ लेगुमिनियस प्लांट एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिविंग इन नॉन लेगुमिनियस रूट नोड्यूल प्लांट। एग्जाम्पल उसका क्या है, तो राइजोबियम एज वेल एज ब्लू ग्रीन अलगाई, जो हमने पीछे बात की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो वो कौन सा है, एनाबीना और स्पिरुलिना। तो ये है। तो इतनी चीज़ें समझ आ गई आपको। मीन्स कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो फ्री नाइट्रोजन घूम रहा है उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिक्स करेंगे, और यहाँ पे उसके सारे एग्जाम्पल है कि कौन से प्लांट या फिर कौन से जो ऑर्गेनिजम्स है वो फिक्स करते हैं उसके बारे में है। सो एमोनियम आयंस कैन बी डायरेक्टली टेकन अप एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सम प्लांट। तो एमोनियम आयन जो है वो डायरेक्टली टेकन किए जाते हैं, किसके द्वारा, तो कुछ प्लांट है उनके द्वारा। एंड ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बाय 2 ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया। तो 2 ऐसे बैक्टीरिया है जिसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है नाइट्राइट्स, और या फिर उसे कहते हैं नाइट्रेट्स, 2 ग्रुप के द्वारा। तो वो कौन से बैक्टीरिया है, तो सबसे पहला नाइट्रोजोमोनस बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, प्रमोट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्राइट। तो सबसे पहले तो एमोनिया से क्या होगा, नाइट्राइट बनेगा, फिर नाइट्राइट इज देन फर्दर ट्रांसफॉर्म इनटू नाइट्रेट। तो नाइट्राइट में से क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा नाइट्रेट में बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। तो ये सारे बैक्टीरिया है जो सिंपली फिक्स करते हैं ओके नाइट्रोजन को। द नाइट्रेट्स synthesized by bacteria in the soil are taken up by plant and converted into amino acid। तो amino acid के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, which are the building block of protein। This then go through the higher trophic level of the ecosystem। फिर ये ट्रॉफिक लेवल से बढ़ता जाएगा। During excretion and upon the death of all organisms, nitrogen is returned to the soil in the form of ammonia। सो थ्रू एक्सक्रेशन के द्वारा या फिर डेथ होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, तो क्या होगा, नाइट्रोजन वापस कहाँ से, रिटर्न टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया, यानी कि वापस सॉइल के अंदर चला जाएगा, फॉर्म ऑफ एमोनिया, यानी कि एमोनिया के फॉर्म में वापस सॉइल के अंदर चला जाएगा। तो इसमें सिंपल काफ़ी कुछ टफ नहीं है, जस्ट समझना है चीज़ को कि कैसे साइकिल होता है, रिसाइकल होता है, कन्वर्ट होता है। तो सिंपल वही चीज़ है,
2-3 बार रिपीटेशन होगा ना, रिवीजन होगा, तो सब कुछ समझ आ जाएगा। साथ ही साथ ये सारी जितने भी एग्जांपल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर प्लांट्स वगैरह है, तो वो आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर लो, तो आपको इमेज के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा चीज़ों को। सो आगे बात करें तो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सॉइल नाइट्रेट्स बीइंग हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। तो कुछ क्वांटिटी ऑफ सॉइल नाइट्रेट्स की ऐसी होती है जो पानी में सॉल्यूबल होती है और जो कि लोस्ट हो जाती है। कैसे? तो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, अवे बाय सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर के ज़रिए या फिर सरफेस रन ऑफ के ज़रिए वो लोस्ट हो जाती है। इन द सॉइल एज वेल एज ओशन देयर आर स्पेशल डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो इन द सॉइल यानी कि सॉइल के अंदर या फिर ओशन में क्या होते हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्यूडोमोनास, विच कन्वर्ट द नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स टू एलिमेंटल नाइट्रोजन। तो वो क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं किसमें? तो एलिमेंटल नाइट्रोजन में। दिस नाइट्रोजन एस्केप इनटू द एटमोस्फियर दस कंप्लीटिंग द साइकिल। और फिर यही जो नाइट्रोजन है वो एस्केप कर जाता है एटमोस्फियर में। तो देखो डायग्राम थ्रू हम समझते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले ये नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में है, ओके। फिर उसका क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। किसके द्वारा होगा? थ्रू प्लांट रूट्स, यानी कि उसमें क्या होगी? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगी, उसके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा सबसे पहले। वो कन्वर्ट होगा एमोनिया के अंदर, तो यहाँ पे NH3 हुआ। और फिर वापस क्या होगा? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रिफिकेशन होगा, यानी कि NO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि नाइट्रेट में। अभी उसका ऊपर क्या जाएगा? ये ऊपर ये एरो, इसमें क्या होगा? तो एसिमिलेशन होगा, यानी कि ये जो प्लांट्स के रूट है ना वो इसको खींच लेगी अपनी तरफ। और फिर वापस होगा क्या कि ये जो काऊ है, ओके, या फिर कोई भी एज ए हर्बीवोर एनिमल है जो घास पेड़ पौधे खाता है, वो क्या करेगा? ये प्लांट्स वगैरह को खाएगा। फिर उसका एक्स्ट्रेटा जो होगा, ओके, उसका एमोनिफिकेशन होगा NH4 में। फिर वापस क्या होगा? वो NO2 में कन्वर्ट होगा, यानी कि नाइट्राइट में। और नाइट्राइट के साथ वो नीचे की तरफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में भी जाएगा। फिर वापस से NO3 में जाएगा, यानी कि नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद क्या होगा कि डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया वापस उसको सरफेस पे मिलेगी। और उसके बाद वापस डीनाइट्रिफिकेशन होके ये वापस सरफेस में एज ए नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस ऐसे। तो सिंपल है काफ़ी ज़्यादा, बार बार आप सुनोगे तो आपको याद रह जाएगा। अब आगे बात करें तो द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स बाय मैन थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैज़ फार एक्सीडेड द अमाउंट फिक्स बाय द नेचुरल साइकिल। यानी कि थ्रू नेचुरल साइकिल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उससे कहीं ज़्यादा गुना जो ह्यूमन है उसने इंडस्ट्रियल प्रोसेस की ज़रिए पूरा नाइट्रोजन फिक्स किया है, और वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानकारक है। एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन हैज़ बिकम अ पॉल्यूटेंट। तो नाइट्रोजन क्या बन चुका है? पॉल्यूटेंट बन चुका, विच कैन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन। जो कि नाइट्रोजन का पूरा जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो चुका है, जो नेचुरली था उससे ह्यूमन ने काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दिया। इट मे लीड टू एसिड रेन। तो इसकी वजह से क्या होता है? एसिड रेन होता है, यूट्रोफिकेशन होता है, एंड हार्मफुल आल्गल ब्लूम्स हो जाती है। अब ये आल्गल ब्लूम्स क्या होता है? तो आपने कभी देखा होगा कि कहीं पे लैक होता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सरफेस पे लील हो जाती है सारी, यानी कि algae जम जाती है, पूरा पानी ब्लैक हो जाता है, तो उसको आल्गल ब्लूम्स कहा जाता है। अब आगे बात करें तो वो है द सेडिमेंट्री साइकिल। सो फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सर्कुलेट बाय मीन्स ऑफ द सेडिमेंट्री साइकिल। तो ये 3 एलिमेंट्स है इसके अंदर। द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द सेडिमेंट्री साइकिल नॉर्मली डज नॉट साइकिल थ्रू द एटमोस्फियर। तो ये एटमोस्फियर से साइकिल नहीं होगी, बट फॉलो बेसिक पैटर्न ऑफ फ्लो थ्रू इरोजन। तो ये इरोजन की वजह से होगी, सेडिमेंटेशन की वजह से होगी, माउंटेन बिल्डिंग की वजह से होगी, कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से होगी, एंड बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट की वजह से होगी थ्रू एक्सक्रेटा एंड मरीन बर्ड्स। तो इतने टाइप से वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होगा इसमें एटमॉस्फेयर का कोई रोल नहीं है। तो सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर हम 2 और साइकिल की बात करेंगे, जिसमें एक है सल्फर साइकिल और एक दूसरी है वो है फॉस्फोरस साइकिल। सो बात करें फॉस्फोरस साइकिल की। सो फॉस्फोरस प्लेस ए सेंट्रल रोल इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड वाटर क्वालिटी, अनलाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन विच कम प्राइमरीली फ्रॉम द एटमोस्फियर।
कार्बन और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से आता है, बट फॉस्फोरस ऑकर्स इन लार्ज अमाउंट एज अ मिनरल इन फॉस्फेट रॉक्स। तो ये फॉस्फेट रॉक से आता है फॉस्फोरस जो है वो। एंड एंटर द साइकिल फ्रॉम इरोजन एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। तो इरोजन और माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से ये साइकिल में आता है। दिस इज़ द न्यूट्रिएंट्स कंसिडर्ड टू बी द मेन कोज ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ। तो इसकी वजह से क्या होगा, मेन कोजेस क्या है इसके, एक्सेसिव ग्रोथ होगी। किस चीज़ की, तो फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट इन लैक, तो उसकी भी ग्रोथ होती है क्योंकि ये इरोजन के थ्रू कहाँ पे, रिवर वगैरह में, लैक्स में आता है। ओके, द मेन स्टोरेज फॉर फॉस्फोरस इज इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये मेन स्टोरेज है। ऑन लैंड फॉस्फोरस इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन फॉस्फेट एंटर रिवर एंड स्ट्रीम्स दैट ट्रांसपोर्ट डैम टू द ओशन। यानी कि वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से जो फॉस्फेट है वो एंटर करता है रिवर में, स्ट्रीम्स में, और बाद में वहीं से वो जाता है ओशन के अंदर। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं द फॉस्फोरस साइकिल की। तो यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स है। ओके, विंड एंड रेन इरोड फॉस्फेट रिच रॉक। तो ये जो विंड होती है, काफ़ी तेज़ हवाएं होती है, या फिर बारिश की वजह से क्या होता है कि ये माउंटेन पे जो रॉक्स है ना, उसका इरोजन होता है। ओके, यानी कि इरोजन होगा तब क्या होगा कि ये एसिड रेन होके यहाँ पे आएगा, यानी कि एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा पूरा जो रॉक होगा वो। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिखा है देखो, रिवर कैरी ग्रेवल टू वाटर बॉडीज। ओके, यानी कि जो ग्रेवल्स है, छोटे छोटे पत्थर है, वो क्या होगा कि रिवर के ज़रिए वाटर बॉडीज़ में आएंगे बड़े बड़े। फिर ये सिल्ट जो है वो क्या बनेगी, सेडिमेंट, देन न्यू रॉक फॉर्म। यानी कि ये सिल्ट जो है वो सेडिमेंट बन जाएगी, नई रॉक फॉर्मेशन हो गए। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, जियोलॉजिकल अपलिफ्ट होगा, पुशेस न्यू रॉक टू द सरफेस। और ये जो नए रॉक है वो बहुत सारे इकट्ठा हो गए, और बहुत समय बाद ये एक माउंटेन के रूप में बन जाएंगे पूरे। ओके, और फिर सेम वही प्रोसेस होगी। साथ ही साथ क्या होगा कि यहाँ पे देखो फार्मिंग हो रही है, और फर्टिलाइज़र में भी फॉस्फोरस यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से लैंड से वाटर की तरफ ये कभी कभी रन ऑफ होगा, रन ऑफ फ्रॉम द फॉस्फेट इन फार्मिंग। यानी कि यहाँ से फार्मिंग के ज़रिए वो नदी के अंदर रन ऑफ होगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो फॉस्फोरस प्लांट्स में भी होगा, यानी कि फर्टिलाइज़र थ्रू प्लांट में आएगा। तो ये एनिमल जो वो खाएंगे, ओके, तो इनके बॉडी में भी जाएगा। और साथ ही साथ जब ये डिकम्पोज होगी, तब डिकम्पोजिंग के बाद क्या होगा कि ये जो नीचे बैक्टीरिया होंगे वो ब्रेक डाउन करेंगे इनके बॉडी को, तो वहाँ से भी फॉस्फोरस निकलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, प्लांट एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट क्या करेंगे कि जो फॉस्फोरस होगा सॉइल के अंदर, उसे भी एब्जॉर्ब कर देंगे। तो यहाँ से फॉस्फोरस जाएगा वापस पानी के अंदर, लीचिंग इनटू वाटर बॉडीज फ्रॉम सॉइल। लीचिंग यानी कि ड्रेन होना, तो वापस से ड्रेन हो गए वाटर बॉडी के अंदर। तो ये पूरी साइकिल ऐसे ही ऐसे चलती रहती है। तो इसको कहते हैं द फॉस्फोरस साइकिल। In the ocean, once the phosphorus accumulates on continental shelves in the form of insoluble deposits. After millions of years, the crustal plates rise from the sea floor and expose the phosphate on land. After more time, weathering will release them from rock and the cycle's geochemical phase begin again. तो यही फेज जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट होता जाएगा। ओके, होता क्या है कि देखो, ओशन में क्या होता है कि फॉस्फेट जो एक्यूमुलेट होता है ना, तो उसका वो कहाँ जमा होता है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक जगह होती है ओशन के अंदर, ओके, स्टार्टिंग की, तो वहाँ पे जमा होता है। ओके, फिर आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत सालों बाद वो प्लेट ना ऊपर की तरफ आती है, और वो जो रॉक होता है वो एक्सपोज होता है। एक्सपोज कहाँ पे होता है, तो वो लैंड पे एक्सपोज होता है। एंड आफ्टर मोर टाइम वेदरिंग होती है, तो वेदरिंग से वापस क्या होता है, रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम रॉक एंड द साइकिल जियोकेमिकल फेज बिगिन अगेन। तो सेम टू सेम चीज़ ना वापस रिपीट होती जाएगी। तो ये थी फॉस्फोरस साइकिल। अब आगे बात करें तो वो है लास्ट सल्फर साइकिल की। So the sulfur reservoir is in the soil and sediment where it is locked in organic and inorganic deposit. Organic में कौन होगा, तो coal, oil and peat, और inorganic में pyrite rock and sulfur rock in the form of sulfates, sulfides and organic sulfur. तो ये फॉर्म में वो वहाँ पे क्या होगा, लॉक होगा। It is released by weathering. तो weathering जब होगा रॉक्स का तब वो रिलीज होगा,
उसके अलावा इरोजनल रन ऑफ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इज कैरिड टू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम इन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये वापस क्या होगा, उसके बाद टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में फ्लो होगा सारा। द सल्फर साइकिल इज मोस्टली सेडिमेंट्री एक्सेप्ट टू ऑफ इट्स कंपाउंड हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एड अ गैसेस कंपोनेंट टू इट्स नॉर्मल सेडिमेंट्री साइकिल। यानी कि जो सल्फर साइकिल है वो मोस्टली सेडिमेंट्री है, लेकिन दो चीज़ों को छोड़ के, दो कंपाउंड को छोड़ के, एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है सल्फर एंटर द एटमोसफियर फ्रॉम सेवरल सोर्सेस लाइक वॉल्केनिक इरप्शन है सबसे पहले, तो फिर है कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, थर्ड है फ्रॉम सरफेस ऑफ ओशन यानी कि ओशन का जो सरफेस होता है वहाँ से, एंड फ्रॉम गैसेस रिलीज बाय डिकम्पोजिशन। तो यानी कि डिकम्पोजिशन जब होगा तब गैसेस रिलीज होगी, उसमें से भी सल्फर निकलेगा। एटमोस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज इंटू सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि एटमोस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है ना वो भी ऑक्सीडाइज होगा इंटू सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। Atmospheric sulfur dioxide it carried back to the earth after being dissolved in rain water। तो जो एटमॉस्फेयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना वो भी अर्थ पे वापस आ जाएगा। ओके, यानी कि लैंड पे वापस आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि वो रेन वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा एज अ वीक सल्फ्यूरिक एसिड। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। तो देखो अब हम समझते हैं सल्फर साइकिल को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये डायग्राम से। देखो ये फैक्ट्री है और ये है एक माउंटेन, यहाँ से क्या होगा, SO2 रिलीज़ होगा एज अ वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू, फिर वो SO2 एटमॉस्फेयर में गया और वहाँ से वो रेन के ज़रिए यानी कि वेट डिपोजिशन यानी कि एसिड रेन या फिर स्नो के ज़रिए वो कुछ पार्ट गया पानी में, कुछ पार्ट आया यहाँ पे लैंड के ऊपर एज अ सल्फेट इन अ सॉइल, यहाँ पे सल्फेट इन अ वाटर। ओके, क्योंकि ये वाटर में है और ये सॉइल में है। फिर यहाँ से वो डिपोजिशन होगा और वापस यहाँ से कहाँ पे आएगा, लैंड की तरफ आएगा और प्लांट जो होंगे उसे अपटेक करेंगे और प्लांट के पास भी सल्फर होगा। फिर तो वो ऑर्गेनिक डिपोजिशन यानी कि कभी ना कभी प्लांट कभी टूटेगा। ओके, तो वो उसके ज़रिए वापस पानी में जाएंगे। इतनी चीज़ें समझ आ गई। आगे बात करें तो ये कुछ लैंड के ऊपर पार्ट होगा यानी कि सल्फ़र यहाँ लैंड पे भी अवेलेबल होगा, तो यहाँ से भी वो रन ऑफ हो सकता है नीचे की तरफ। ओके, फिर ये सल्फ़र यहाँ पे ऊपर लैंड में है यानी कि प्लांट के पास है, तो यहाँ पे क्या है, सारे ऑर्गेनिजम्स वगैरह है। ओके, तो वो उसे कंज्यूम करेंगे, तो उनका जब डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड वेस्ट, तो ये भी वापस मिट्टी में मिलेंगे। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे क्या करेंगे, उनको ब्रेक डाउन करेंगे यानी कि डिकम्पोजर जो होता है वो अपना वहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से डायरेक्ट एज अ फॉसिल फ्यूल और वो कन्वर्ट हो गए, क्योंकि अब तो रिच न्यूट्रिएंट बन चुका डिकम्पोजिशन के बाद। तो उसके बाद क्या होगा, स्मेल्टिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो इनको वापस फैक्ट्री में लाया जाएगा और वापस ये साइकिल ऐसे पूरी की पूरी जो साइकिल है वो चलती रहेगी। यहाँ पे लिखा है आयरन सल्फाइड इन सेडिमेंट, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट ना लैंड के थ्रू डायरेक्ट ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगा। ओके, तो ये पूरी ऐसे साइकिल है। तो देखो अब इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो वो है इकोलॉजिकल सक्सेशंस। तो ये होता क्या है, तो सक्सेशन इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, तो ये यूनिवर्सल प्रोसेस है ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल। यानी कि वेजिटेशन के अंदर क्या होता है कि एक चेंजेस आता है काफ़ी लंबे टाइम के बाद, तो उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ अ ग्रेजुअल ओके प्रेडिक्टेबल चेंज इन द टाइप ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया ओवर टाइम। तो कुछ टाइम के बाद कुछ चेंजेस वगैरह आते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर द वन कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। तो कोई एक कम्युनिटी अभी बिलोंग करती है, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद कोई और कम्युनिटी आएगी। मूविंग फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स एंड स्टेबल इकोसिस्टम अंटिल अ फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो एक सिंपल यानी कि एक छोटे कम्युनिटी में से एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाना, यानी कि एक टाइम ऐसा हो जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे ही ना हो और कुछ सालों बाद वहाँ पे पूरा फॉरेस्ट आ जाए। तो ये पूरी जो साइकिल होती है तो वो 2 या 3 साल के लिए नहीं होती है, काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो देखो जैसे डायग्राम में दिखाया है कि सबसे पहले क्या होता है, एक्सपोज रॉक्स होते हैं। तो ये सारे रॉक्स है
उसके बाद लाइकेंस एंड मोसेस डेवलप होते हैं थोड़े थोड़े। उसके बाद एन्यूअल वीड्स आते हैं, थोड़े बड़े प्लांट। उसके बाद पेरेनियल वीड्स एंड ग्रासेस ग्रो होते हैं। उसके बाद श्रब्स आते हैं। तो ये पूरा देखो टाइम के साथ जा रहा है, ओके। तो और क्लाइमेक्स कम्युनिटी आते आते क्या होता है, एस्पेन, चेरी एंड यंग पाइन फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है। और उसके बाद लास्ट में बीच एंड मैपल ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट डेवलप होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो नीचे नाम है वही डेवलप होगी, ओके। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। तो ये पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन है वेजिटेशन के अंदर। तो सिंपल समझ आ गया। तो यहाँ पे मैंने और एक डायग्राम रखा है, आप जैसे देख सकते हो कि सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन होता है, ओके, यानी कि कुछ है ही नहीं, जस्ट छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स वगैरह है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी प्लांट्स आते हैं नीचे बॉटम पे। उसके बाद फ्लोटिंग प्लांट्स भी आते हैं। उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज आता है, यानी कि कुछ बड़े प्लांट्स आ जाते हैं। उसके बाद मार्श मीडो आ जाता है यहाँ पे। और उसके बाद स्क्रब स्टेज आता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्लांट्स आ जाते हैं। और उसके कुछ बहुत टाइम बाद बहुत सारे यहाँ पे ट्रीज आ जाता है। तो यह है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो अब आगे बात करें तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है उसके दो प्रकार होता है। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, ओके। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है, तो थोड़ा ही डिफरेंट है। प्राइमरी बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सॉइल, यानी कि कुछ सॉइल वगैरह कुछ है ही नहीं। प्राइमरी सक्सेशन इज द कोलोनाइजेशन ऑफ अ बैरन एरिया। बैरन एरिया यानी कि बंजर भूमि, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, विथ नो सॉइल, सॉइल भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन कैसे बनेगी, तो सच एज न्यूली फॉर्म रॉक आफ्टर ए वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसके बाद क्या होता है, नए नए रॉक्स वगैरह डेवलप होता है। तो वो वाला स्टेज। वाइल सेकेंडरी सक्सेशन कैसा है कि ऑकर्स आफ्टर ए डिस्टर्बेंस, तो कुछ डिस्टर्बेंस होने के बाद, लाइक जंगल में आग लगी, ओके। तो उसके बाद इन फायर इन एन एरिया वेयर सॉइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट मेकिंग इट मच फास्टर प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंडरी है, यहाँ पे प्राइमरी है। तो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, उसके बाद न्यू रॉक डेवलप हुए, फिर धीरे 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 करके पूरा फॉरेस्ट बना। वैसे यहाँ पे क्या हुआ, जंगल में आग लगी और उसके कुछ टाइम बाद जो ट्रीज़ वगैरह थे वो डेवलप हुए। तो इतना ही फ़र्क है, यहाँ पे पूरा एकदम ज़ीरो से स्टार्ट होगा। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में कैसा है, प्राइमरी में ज़ीरो से स्टार्ट होगा, सेकेंडरी में ऑलरेडी है चीज़ें, लेकिन कुछ टाइम बाद और अच्छी डेवलप होती है। तो ये पूरे दो सक्सेशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब आगे बात करें तो सक्सेशन के और दो टाइप है, लाइक ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक। तो ये भी सेम प्राइमरी और सेकेंडरी जैसा ही है थोड़ा। ऑटोजेनिक में क्या है, सक्सेशन इज ब्रोट बाय लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ। यानी कि मान लो कि कुछ छोटे छोटे प्लांट्स थे, ओके, कुछ समय पहले। तो अभी टाइम कैसा आ गया है कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज उगाए, बहुत सारे उतने घने जंगल हो गए। तो वो क्या हुआ कि सक्सेशन किसके द्वारा लाया गया, तो खुद वहाँ की कम्युनिटी के द्वारा, यानी कि वहाँ के इनहेबिटेंट्स द्वारा ही लाया गया। तो ऐसा आप एनिमल्स का भी कोई एग्जांपल खुद से बना सकते हो, जितने एग्जांपल बनाए उतने कम है। फिर यहाँ पे बात करें एलोजेनिक की, तो चेंज ब्रॉट बाय आउटसाइड फोर्स। आउटसाइड फोर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लाइक वॉल्केनिक इरप्शन है या फिर फ्लूड आ जाना, तो ये आउटसाइड फोर्सेस कहलाते हैं। तो इनके द्वारा जो चेंजेस लाया जाता है उसे कहते हैं एलोजेनिक। सो इतनी चीज़ें थी। यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम यानी कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम जो चैप्टर था वो ख़त्म हुआ। चैनल अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। थैंक यू।